नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद और अंकित जी। चूंकि वीकेंड काफ़ी लंबा हो गया था जी, छुट्टियों वाला, जी, और इसलिए हम लोग सोमवार को कर रहे हैं। जी। तो सर, तब तक देखा जाए पिछले 3-4 दिनों में कई सारी खबरें आईं और कई सारे ऐसे मुद्दे उठे जिस पर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन रविवार को जिस पे तमाम कयास अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर भाजपा ने अपना फैसला कर दिया और भाजपा और एनडीए मतलब एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ये उम्मीदवार क्यों बनाया गया? कैसे जो 16 साल की उम्र में संघ से जुड़े रहे हैं, 16 साल की उम्र से, उन पर भाजपा ने भरोसा जताया है। जो बार-बार कहा जा रहा था कि इस बार भाजपा अपने मूल कैडर के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगी। जी। तो कैसे ये संभव हुआ और आगे क्या चुनौतियाँ हैं? इस पर प्रकाश डालिए। देखिए इसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो हुँ, उपराष्ट्रपति इससे पहले जब धनखड़ जी थे, तो उनका जो 2 साल का कार्यकाल था, 2 ढाई साल का जो कार्यकाल था, हुँ, उस दौरान के अनुभवों से सबक लेते हुए बीजेपी ने एनडीए ने फैसला लिया है। सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हुँ, नामित किया गया है। अब एक चीज़ ये स्पष्ट थी कि जो जगदीप धनखड़ थे, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो वहाँ की राज्य की हुँ, सरकार से उनके संबंध सहज नहीं थे। रोज़ाना जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसके साथ वाद-विवाद किया करते थे। जो सरकार के फैसले हैं, उन पर आपत्ति उठाना, सरकार अगर कुछ जवाब दे, तो उस पर पलटवार करना, ये सब बंगाल में चलता था। और जब वो यहाँ पर आए, दिल्ली आए, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, तब भी उनका आप देखिए कि जो विपक्ष है, उनके लिए किस-किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करता था। पहली बार देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई होगी संसद परिसर में, और पहली बार ही शायद उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया था। हुँ, तो ये दिखाता है, और जुडिशरी से लगातार उपराष्ट्रपति भिड़ रहे थे, जबकि इससे पहले कहीं था नहीं कि कोई हुँ, उपराष्ट्रपति सीधा जुडिशरी पर हमले कर रहा हो। आप देखिए कि एक मामला जो है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में है ना? लेकिन वो एक एक जो तर्कपूर्ण तरीका है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके ज़रिए राष्ट्रपति अपनी हुँ, बात रख रही हैं कोर्ट में, ना कि कोई बयान आ रहा है। तो एक एक सिस्टम जो हमारा है ना, उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे जगदीप धनखड़, तो ये लग रहा था कि शायद बीजेपी ने और एनडीए ने सबक लिया है और संसदीय प्रक्रियाओं का जो ज्ञाता हो। और आप देखिए कि हमने जब से इस हुँ। कार्यक्रम में हम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामों पर कई चर्चा कर नामों रहे पर थे, चर्चा हो चुकी तो है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट थी कि पहले दिन से कि जो भी होगा, अब वो संघ परिवार का व्यक्ति ही होगा। दूसरा कोई नाम भी नहीं चल रहा था कि इसका नाम चल जाए, या हुँ, कल वो पार्टी में आए, जॉइन कर गया, उसका नाम चल जाए। ऐसा कोई नाम भी नहीं चल रहा था। ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो हुँ, संसदीय प्रक्रियाओं को जानता हो, और जो इस बात को दिखाता हो कि हाँ भई, मैं जो लोकतंत्र है उसकी जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि मैं सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा व्यक्ति। अब आप हुँ, देखिए कि विपक्ष के नेताओं ने जब उनके जैसे ही राधाकृष्णन जी का नाम सामने आया, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि जन्माष्टमी पर हुँ, राधाकृष्णन जी का नाम सामने आया। तो ये जब जन्माष्टमी के अगले दिन, तो जब उनका नाम सामने आया, तो विपक्ष के नेताओं के जो रिएक्शन थे, वो बड़े हुँ, देखने लायक थे, क्योंकि सबने उनको सहज, सौम्य, सरल, सबको साथ लेकर चलने वाला हुँ, व्यक्ति बताया, और कहा कि वो अनुभवी नेता हैं और खिलाड़ी भी हैं, और उनका जो व्यवहार है दूसरों से बहुत अच्छा है। और जो आप देखिए कि ग्रास रूट से लेकर गवर्नर तक का उनका जो सफ़र रहा है, वो बिल्कुल एक ज़मीनी राजनीति करने वाला का रहा हुँ, है। अब आप देखिए कि 1998 का और 1999 का जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे, उस समय अटल जी की सरकार थी, और 1999 में उनके साथ एक साक्षात्कार का मुझे भी मौका मिला था 1999 में, बहुत पुरानी बात है। तो ये उस समय भी हम उनको प्यार से सीपीआर बोला जाता है, हुँ, पुकार नाम उनका सीपीआर है। तो सीपीआर सबके लिए सहज सुलभ उस समय भी थे, जब वो लोकसभा चुनाव जीते। और उस दौरान आप देखिए कि आज तो बीजेपी की फिर भी थोड़ी बहुत जड़ें तमिलनाडु में दिख रही हैं। उस समय जो तो 98-99 की जब हम बात करते हैं, तो उस समय बीजेपी बहुत कमज़ोर थी। उस समय भी उनकी कोयंबटूर में सीट निकली थी, हालाँकि वो सीट तब निकली थी जब एआईएडीएमके से बीजेपी का जयललिता के साथ उस हुँ, समय गठबंधन था। तो उस गठबंधन के नाते वो वहाँ पर 2 चुनाव जीते थे, हालाँकि उसके बाद वो चुनाव हारे भी।
और कोयंबटूर को अगर हम देखें, जो वहाँ की उस संसदीय सीट की अगर पृष्ठभूमि देखें तो वहाँ पर बहुत सारे प्रवासी मज़दूर हैं, प्रवासी जो लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों से आकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए बीजेपी को वहाँ पर काफ़ी वोट मिल जाते हैं, जो ख़ास तौर पे उत्तर भारतीय हैं उनके। लेकिन ख़ैर वो एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक राधाकृष्णन जी का सवाल है, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें हमारा ये एक एंट्री गेटवे बन सकता है कि हम ये दिखा दें कि एक तमिल व्यक्ति को, और तमिलनाडु से तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि उपराष्ट्रपति पद पर पहुँचेंगे। तो तमिल व्यक्ति को, और वहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से डीएमके का एक नैरेटिव है कि भई क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो, चाहे वो जो पिछड़े दलितों को ओबीसी हैं जो उनको अधिकार संपन्न बनाने की बात हो, तो बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमने जो तमिल अस्मिता है उसका ख्याल रखा है, हमने तमिल गौरव का ध्यान रखा है, उसको फिर से बहाल किया है, तमिल व्यक्ति को हम इतने बड़े पद तक लेकर आए हैं। तो ये दिखाता है कि जो राधाकृष्णन जी सिर्फ एक अच्छी चॉइस ही नहीं, राजनीतिक एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित होंगे। हालाँकि हमारे यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति का पद है वो उसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं माना जाता है, और सीपी राधाकृष्णन जी चाहे आप झारखंड के राज्यपाल के रूप में देखिए, चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में देखिए, तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार रहा उनका, पुडुचेरी का रहा, तो कभी विवादों में नहीं फँसे। हालाँकि एक समय ऐसा आया था कि जब हेमंत सोरेन को अपने विधायकों को दूसरी जगह भेजना पड़ा था, लेकिन अगर दूसरा कोई राज्यपाल होता तो कितना मतलब चर्चा होता, लेकिन वो राधाकृष्णन जी थे जिनका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो मामला बहुत झारखंड तक ही सीमित रह गया, बहुत ज़्यादा नेशनल खबर नहीं बन पाया। और जब ये लग रहा था कि जब हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं और उन्होंने जिन व्यक्ति को नामित किया था सीएम पद के लिए, शायद उनको राज्यपाल शपथ नहीं दिलाएंगे, तो सारे कयासों को धता बताते हुए राधाकृष्णन जी ने, क्योंकि विधायकों की जो वहाँ पर यूपीए की संख्या थी झारखंड में, उसको देखते हुए उनके नेता को सीएम भी बनाया। बहुत स्मूथली हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि सीधे राज्यपाल पे आरोप लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, विपक्ष की ओर से भी ऐसा नहीं आया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा उनका एक अब तक का जो राजनीतिक सफर रहा है, तो बीजेपी ने उसको देखते हुए बढ़ाया, और जिस तरीके से पक्षपाती व्यवहार का रवैया धनखड़ पर लगता था राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो मुझे लगता है कि शायद ये उसके उलट साबित होंगे, बहुत अच्छे से शायद सबको साथ लेकर चल पाएंगे। के पास आरोप लगाने का भी एक ही तर्क है कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। जी, जी। और आरएसएस प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लाल किले की बातचीत से बताया, तो मैं भूल ही गया था, दुनिया का सबसे बड़ा ये आजादी के बाद पहली बार अगर आरएसएस का लाल किला से नाम लिया गया, तो विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? जी, देखिए विपक्ष को बेचैनी इसलिए है क्योंकि जो आरएसएस है, अब आप ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई उसका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, लेकिन आज़ादी का आंदोलन सिर्फ वही लोग नहीं चला रहे थे जो उस समय का राजनीतिक नेतृत्व था। देश का हर प्राणी, देश का हर व्यक्ति उस आंदोलन में शरीक था। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से आगे थे, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे। आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जो लोग छिपते फिरते थे जब कि भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए, कि ताकि आंदोलन आगे चलता रहे, उनको किस तरीके से किस तरह से मदद की जा सके, उनके परिवार की किस तरह से मदद की जा सके, ऐसे तमाम प्रकल्प थे जो आरएसएस ने अपने हाथ में ले रखे थे। तमाम स्वयंसेवक थे जो कि गिरफ्तार किए गए, जेलों में प्रताड़ना सही, खुद हेडगेवार साहब जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे एक अलग ही विषय, चर्चा का विषय हो सकता है कि जो लोग आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं वो अज्ञानी हैं, और सिर्फ एक बात का प्रयास किया गया कि आज़ादी दिलाने का श्रेय एक परिवार को मिले, लेकिन ये वो आज़ादी नहीं थी जो महात्मा गांधी चाहते थे, क्योंकि वो पूर्ण आज़ादी की बात करते थे। हमको आज़ादी, ये आधी अधूरी जो विभाजित आज़ादी मिली थी, ये आज़ादी की कल्पना नहीं की थी हमने। तो ये एक खैर अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस का जिक्र होना क्यों नहीं चाहिए। आप देखिए कि 100 साल पुराना अगर कोई संगठन जो 100 साल से काम कर रहा है, तो ये सिर्फ उस संगठन की उपलब्धि नहीं है, ये एक हर भारतीय की उपलब्धि है कि हमारे देश के एक स्वयंसेवी संगठन ने इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। और सेवा, समर्पण और अनुशासन, ये 3 जो सिद्धांत लेकर शुरू से जो संगठन खड़ा हुआ था, जिसकी नींव पड़ी थी, आज भी वो, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है स्वयंसेवकों के मामले में, तब भी ये सेवा, समर्पण और अनुशासन ही उसकी पहचान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम विस्तृत चर्चा करें एसआईआर, चुनाव आयोग और राहुल गांधी पर, उससे पहले एक छोटा सा
आपसे सवाल करेंगे कि वो जो दिवाली बोनस क्या आ रहा है इस बार, जी। जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जी, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अलग-अलग तरीके से लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं, जी। लेकिन आखिर क्या होगा? देखिए, अब आपको ध्यान होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और जो टैक्स में कटौती का क्या लाभ होता है, ये हमने 6 महीने पहले देखा था जब आम बजट में 12 लाख रुपए हुँ। की आय को कर मुक्त कर दिया गया था और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 1993 के बाद पहली बार जीती, सरकार बनाई, हुँ, अच्छे बहुमत के साथ जीती। बिहार में भी वही स्थिति लगभग आ रही है और आप देखिए कि जो जीएसटी की दरें कम हो रही हैं, वो रोज़मर्रा की चीज़ों पे हो रही हैं। तो जो अगर कोई व्यक्ति है, उसका अगर साबुन, तेल, शैम्पू, पनीर, दूध, दही ये सब सस्ता हो जाए, तो उसके लिए इससे ज़्यादा क्या बड़ी चीज़ है। मतलब वो उसको एक जब उसका जो रोज़मर्रा के जो उसके खर्चे हैं, अगर वो कम हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी राहत होती है, उसके पास पैसा बचता है। वो पैसा वो दूसरी चीज़ों को खरीदने में हुँ, लगाएगा, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों को खरीदने में लगाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था आगे चलती रहे और जिस तरीके का वैश्विक इस समय आर्थिक परिदृश्य है, जिसमें कि ट एक तरफ टैरिफ वार है, कहीं 2 देशों के बीच छिड़ी वार है जिससे सप्लाई चेन बाधित है, ऐसे तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको मेक इन इंडिया पर और वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा दबाव देना है, ज़्यादा बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमारा जो अभियान है उस को पर केंद्रित होना चाहिए कि हमको जिस उत्पाद में भारतीय का पसीना लगा है, हुँ, वो उत्पाद खरीदें। उन्होंने उद्यमियों से भी आग्रह किया है कि हमारा जो उत्पाद है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो वैश्विक मानकों पर हुँ, आधारित होनी चाहिए और वो दाम में कम हो और दम उसका है जो है, वो भरपूर हो। मतलब दाम में कम और दम हुँ। में ज़्यादा हो, ये उन्होंने एक संदेश भी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो दिवाली गिफ्ट आने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी जो दिवाली पे ही आएगा या उससे पहले आएगा? उससे पहले आएगा, शायद 1 अक्टूबर से नई दरें लागू भी हो अच्छा। जाएँगी। सितंबर में शायद 20 से 25 के बीच में मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और सरकार ने कुछ समय पहले ही एक समिति हुँ, बना दी थी, जिसमें कि इस तरीके का क्या-क्या चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। अभी 4 स्लैब हैं, उनको 2 स्लैब में किया जाएगा, उसमें भी जो यानी 5 और 18 रहने वाले हैं। जी, 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 जी। तो ये इसमें भी शायद जो ऑनलाइन गेमिंग या ऐसी बहुत सारी चीज़ें विलासिता की वस्तुएँ वही महँगी होंगी, बाकी जो हुँ, सब चीज़ें हैं, वो सस्ती हो जाएँगी और कई बार जो सवाल उठते हैं कि भैया ये एक नमकीन पॉपकॉर्न है, उस पर 5% कैरामल पॉपकॉर्न है, तो उस पर आप 18% टैक्स क्यों? ये क्या भेदभाव है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी समझ है? तो ये तरह के जो सवाल उठते हैं, वो शायद उन सवालों का भी जवाब इस बार मिलने जा रहा है। तो दिवाली गिफ्ट इसलिए इस दिशा में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है। लेकिन और सर बिहार विधानसभा चुनाव अब आप देखिए कि त्योहार पे अगर हाँ, चीज़ें सस्ती हो जाएँ तो पूरे देश के लिए गिफ्ट है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर अब चलते हैं बिहार की आपने बात कर दी, बिहार में मताधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। 20 प्लस ज़िलों का वो दौरा करेंगे, 16 दिनों का दौरा होगा। चुनाव आयोग पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर हैं। चुनाव आयुक्त को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उन्होंने भी कई सवालों के जवाब दिए। विपक्ष के तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज किया और साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, अन्यथा माफ़ी माँगे। जी। लेकिन सर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, संसद में कोई काम-काज नहीं हो सका एसआईआर के मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं। तो पूरा का पूरा जो हो हल्ला है एसआईआर को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो चुनाव आयोग है उसका काम है कि भई स्वतंत्र और निष्पक्ष हुँ, तरीके से चुनाव कराना और जो मतदाताओं का अधिकार है उसकी रक्षा करना और आप उनका जो नाम है उसमें मतदाता सूची में शामिल हो वो मतदान केंद्र तक अच्छे से पहुँचकर उनका मतदान कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था करना ये हुँ, सब चुनाव आयोग का काम है। अब विपक्ष का काम है कि जो चुनावी प्रक्रिया है या कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी विधेयक है, कुछ भी है, हुँ, आप उस पे सवाल उठाएँ लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से उठाएँ और सबूत भी दें कि भैया नहीं आपने ऐसा किया और ये आप बोल ऐसा रहे हैं लेकिन हो ऐसा रहा है। आप सबूत दीजिए और आप एक जो निर्धारित फॉर्मेट है जो कि पहले से बना हुआ है उस पर उसके हिसाब से आप हुँ, सबूत दीजिए या अपनी शिकायत दीजिए, उस पर जाँच होगी और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, चोरी जैसे जो चीज़ें हैं, ये सब जो शब्द हैं, वो ठीक नहीं है। तो अब आप देखिए कि एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, आप फिर भी चोरी-चोरी का आरोप लगाए जा रहे हैं
आप कभी जो पूर्व निर्वाचन आयुक्त रहे हैं उनको बोल देते हैं कि वो राजीव कुमार जी वो देश छोड़कर चले गए हैं, 1000 करोड़ रुपए लेके चले गए, इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। आप जो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो चुनाव आयुक्त हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। कभी आप इससे पहले आप सरकारी एजेंसियों के खिलाफ सवाल उठाते थे। इससे पहले आप इम्पीचमेंट लाने के लिए भी तैयारी हो रही है। जी, इससे पहले आप प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम आरोप लगाते थे, उनके लिए चौकीदार चोर है जैसा शब्द यूज़ करते थे। तो ये और ये सिर्फ़ यही सरकार नहीं है जिस पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। इससे पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी वो प्रधानमंत्री पद का क्या सम्मान करते थे, ये पता लगता है जब उन्होंने विधेयक फाड़ कर फेंके थे। जब बहुत सारे वीडियो आपको दिख जाएँगे जिसमें कि मनमोहन जी सोनिया जी को झुककर नमस्कार कर रहे हैं या ऐसा साफ उस बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत हो रहा है कि सोनिया गांधी जी उस समय के प्रधानमंत्री को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। सारा का सारा फाइलें किस तरीके से 10 जनपद जाती थीं, ये संजय बारू ने खुद अपने बुक में लिखा है। तो ये दिखाता है कि जो वो परिवार है ना, वो स्वयं को मानता है कि मैं हूँ इस देश का मालिक, तो मैं क्यों किसी से डरूँगा, सबको मुझसे डरना चाहिए। इसलिए बार-बार कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। ये भाव तभी आता है जब आप राजा खुद को समझ रहे हो, और आप क्योंकि उस खानदान से हैं जिसने कि देश पर सर्वाधिक राज किया, तो ये भाव भी मन में आना स्वाभाविक है, इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि भारत में लोकतंत्र है। लेकिन वो तो कहते हैं कि राजा मैं खुद को नहीं मानता, हाँ, मुझे वो राजा बनना देखिए भी नहीं है। यही विरोधाभास है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, आपकी चीज़ें आ रही हैं। अब जो चुनाव आयोग ने कहा है उसमें साफ उन्होंने कह दिया है कि भैया आप या तो हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए कि भई ये मेरी जो शिकायतें हैं और इसका तो इस पर एफिडेविट संज्ञान तो लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया? जी, और वो अगर वो माँगते हैं तो उनको भी देना चाहिए। अच्छा, उसमें अब आप कह रहे हैं कि भैया एक तो हलफनामा दीजिए या फिर माफ़ी माँगिए या तीसरा विकल्प नहीं है आपके पास। और ये चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, तो हलफनामा नहीं दे रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस कह रही है या अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 65 लाख जिनके नाम कटे हैं बिहार में, ज़रा उनकी सूची दे दी जाए, तो चुनाव आयोग ने वो सूची सामने रख दी है। और चुनाव आयोग ने एकदम सही कहा है। देखिए, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है और भारत अभी विकासशील देश है। तो ये चीज़ विकासशील देश में, और ख़ासतौर पे हम सब भी जो महानगरों में रहते हैं या नगरों में रहते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि ठीक है कि जो सिस्टमैटिक ढंग से जो मकान बने हुए हैं उनको तो नंबर आवंटित हैं। लेकिन जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर कोई नगर पंचायत ने या वहाँ का जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने कोई एक नंबर मकान का नहीं दिया है। अब हमारे लोकतंत्र में मतदाता अगर मताधिकार से वंचित रह जाए तो वो लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए ये ठीक है कि एक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है कि अगर किसी को नंबर नहीं मिला है, मकान नंबर नहीं मिला है, तो 0 एक नंबर दे दिया जाता है और 0 नंबर देके और या कुछ एक आध प्रावधान है उनका उपयोग करते हुए जो स्वीकार्य हैं और पहले से चल रहे हैं कि उस नंबर पे, उस मकान नंबर को ये दे दिया, क्योंकि उसको मकान नंबर आवंटित नहीं है। अनधिकृत कॉलोनियाँ सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए ये व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अब अगर उसी 0 नंबर पर मान लीजिए कि वो पूरी की पूरी कॉलोनी ही है ना? तो इसमें ये कैसे फर्जी मतदाता हो सकते हैं? और जैसा कि चुनाव आयुक्त ने खुद ही कहा है कि अगर किसी ने जैसे मान लीजिए कि अभी हम आज यहाँ रह रहे हैं, कल को हम वहाँ शिफ्ट होकर हमने वहाँ जाके, क्योंकि मेरे को वहाँ ज़रूरत पड़ेगी उधर उस एड्रेस की, तो मैंने मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया, क्योंकि वो आसानी से बन जाता है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट देके और वहाँ से बनवा लिया। अब मेरे पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। तो 2 मतदाता पहचान पत्र का मतलब ये नहीं है कि मैंने दोनों जगह वोट डाल दिया। ये जो चुनाव आयोग है वो यही कह रहा है कि आप हमारे वोटरों को चोर नहीं कह सकते हैं। वो 2 जगह जाकर वोट डाल के नहीं आया, और अगर डाल के आया है तो आप बताइए, आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और सबूत दीजिए, शिकायत दीजिए एक निर्धारित फॉर्मेट में। तो राहुल गांधी को समझना होगा कि सिर्फ किसी को चोर-चोर कह देने से मामला बनता नहीं है। आपने अपनी सरकार के दौरान क्या किया था, ज़रा आप ये सोचिए। जो नवीन चावला थे, मैं कुलदीप नायर साहब ने बहुत समय पहले एक आलेख लिखा था, उनका मैं आलेख पढ़ रहा था जब वो जीवित थे, तब उन्होंने आलेख लिखा था कि किस तरीके से नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तो उन्होंने सवाल उठाए थे कि जो व्यक्ति इमरजेंसी में संजय गांधी का करीबी रहा हो, जिसने उस समय लोगों की प्रताड़ना की हो, उसको आपने चुनाव का प्रमुख बना दिया है, और वो किस तरीके से
जो चीज़ों को उल्टेंगे पलटेंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, और ऐसा आरोप भी लगा था कि उस समय निष्पक्ष चुनाव शायद नहीं हुए थे, इस तरीके की बात सामने आई थी। जो जेएम लिंगदो थे, पूर्व चुनाव आयुक्त, उनको बताते हैं कि सोनिया गांधी की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त बनाया गया था। हेडलाइन में बकायदा आया था वो। जी, तो ये उस समय की शायद क्योंकि कांग्रेस ने उस समय आप देखिए कि चुनाव आयोग का भरपूर दुरुपयोग किया था, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद अब भी ऐसा होता होगा या अब भी ऐसा किया जा सकता है, इसलिए वो चोर कह रहे हैं। और ख़ासतौर पर आप देखिए कि सोनिया गांधी के बारे में सामने आया है कि उन्होंने नागरिकता लेने से पहले अपना मतदाता सूची में नाम डलवा लिया था। तो उन्होंने क्यों डलवाया था मतदाता सूची में नाम, उनका कैसे वोटर कार्ड बन गया था? और जो इंदिरा गांधी का जो देश में इमरजेंसी लगी थी, वो तो लगी ही इसलिए थी कि इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप साबित हुआ था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, चुनाव में धांधली की थी। तो धांधली जो मतदाता और जो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पोलिंग बूथ लूटने का जो देश में पहला आरोप है, वो भी कांग्रेस पर लगा था। तो लूट धोखाधड़ी, चोरी, ये सब जो कर चुका हो, वो दूसरों को चोर कहे तो थोड़ा हैरानी होगी ही। खैर अभी दिलचस्प है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो भी महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। जी। तो कहीं न कहीं अब इस तरीके की सियासत होती रहेगी क्योंकि कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाकर देख लिए। जी। अब ये नया आरोप लगाया है जी। कि अब बीजेपी और मोदी पे आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अब मशीनरी पे ही आरोप लगा के जी। कुछ फायदा लेने की कोशिश किया एक जाए। अविश्वास मतदाताओं के प्रति, मतदाताओं के मन में संवैधानिक निकायों के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, वही है ये। और कुछ दिन के लिए ईवीएम को भी राहत मिल गया है कि चलो अब मैं निशाने पर नहीं हूँ, अब मेरे बॉस ही निशाने पर है। जी। तो फिलहाल आज के समीक्षा में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।